नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अपराध की दुनिया में कहानियां बहुत चलती हैं। इन्हीं कहानियों में ढेर सारे तथ्य छिपे होते हैं और इन्हीं कहानियों के बीच से कई सारे तथ्यों को गायब भी कर दिया जाता है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की कहानी में मास्टरमाइंड ही नहीं है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई माफिया नहीं बनता और बिना राजनीतिक संरक्षण के हटाए कोई माफिया नहीं मारा जाता है। सुरक्षा में चूक एक बड़ा सवाल तो है, मगर यह संभव नहीं लगता कि पुलिस की अभिरक्षा में किसी को मार देने की योजना 3 लोगों ने केवल पहचान और पैसा कमाने के लिए बना ली। इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था। 100 से अधिक मुकदमों में जमीन कब्जा से लेकर हत्या के कई मामलों के डिटेल बता देते हैं, लेकिन इस पर किसी को क्यों शक नहीं हो रहा कि अगर वो इतना बड़ा माफिया बना तो कई लोगों का संरक्षण भी रहा होगा, उसके भी कई लोग लाभार्थी रहे होंगे, कई लोग साझीदार भी रहे होंगे। अतीक को रास्ते से हटाकर किसी ने राहत की सांस ली है क्या? अपराध की मामूली कहानियों में ऐसे एंगल होते हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में ऐसे एंगल नहीं होंगे, तब आप जरायम क्राइम की दुनिया के किस्सों से वाकिफ नहीं लगते हैं। 22 साल के लवलेश तिवारी, 18 साल के अरुण मौर्य और 23 साल के मोहित सिंह ने केवल पहचान और पैसे के लिए यह हत्या की है। इसे सुनकर आपको हंसी क्यों नहीं आई? तब और हंसी क्यों नहीं आई कि अतीक के आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन होने पर इन तीनों को गुस्सा आ गया। यह सब अखबारों में रिपोर्ट हुआ है और मैं वहीं से उठाकर इन कहानियों को जोड़कर बता रहा हूं। इन्हीं खबरों को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत कुछ नहीं भी मिलेगा। यह उस काफिले का वीडियो है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था। तब गोदी मीडिया ने अतीक के पेशाब करने का सीधा प्रसारण कर भारत की पत्रकारिता की शान बढ़ाई थी। मगर इस वीडियो से आपको अंदाजा होता है कि पुलिस की नजर में यह कितना बड़ा अपराधी है और इसे सड़क मार्ग से ले जाना खतरों से खाली नहीं। इसलिए इतनी सुरक्षा है, पुलिस का काफी लंबा चौड़ा काफिला है। यह वीडियो मार्च का है। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 45 लोगों की टीम है। 27 मार्च को जेल प्रशासन के महानिदेशक आनंद कुमार का बयान छपा है कि प्रयागराज जेल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा जाना था। 24 घंटे सीसीटीवी रहेगा। सेल के भीतर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। रिकॉर्ड देखकर जेल कर्मी तैनात किए जाएंगे। उनके कपड़े में भी बॉडी कैमरा लगा होगा। एक वीडियो वॉल बनाकर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 24 घंटे। तो उस वीडियो से क्या हत्या के समय की तस्वीरें हासिल कर ली गई हैं? आप प्रयागराज की अदालत की इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहां जब अतीक अहमद को पेश किया जाना था तब कितने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं? हथियारबंद पुलिस वालों से अदालत का परिसर छावनी में बदल गया है। यह बताने का इतना ही मकसद है कि कोई इस तरह का माफिया इतनी पुलिस की मौजूदगी में लाया ले जाया जा रहा हो, उसके बीच में घुसकर उसे मार देने वाला केवल पहचान और पैसे के लिए यह काम कर सकता है क्या? खासकर तब जब यूपी पुलिस की 2 दिन पहले असद और गुलाम के एनकाउंटर पर चर्चा हो रही थी और तारीफ की जा रही थी। अब आप नवभारत टाइम्स में राहुल पराशर की छपी एक रिपोर्ट को भी सामने रखिए। यह रिपोर्ट 17 मार्च को छपी है। इसके ऑनलाइन संस्करण में बताया गया है कि यूपी पुलिस ने 6 साल में 10,000 एनकाउंटर किए हैं। 10,000। 189 अपराधियों को मारा गया है। 10,814 एनकाउंटर की संख्या है। कायदे से इसी पर अलग से बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी इसी के हवाले से एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। गोदी मीडिया और कई बार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता और तमाम अन्य समर्थक कभी साफ साफ तो कभी इशारे में एनकाउंटर का समर्थन करते नजर आते हैं। बताते हैं कि अपराधियों में खौफ कायम हो गया है। तब फिर उसी यूपी में 3 अपराधी अति अत्याधुनिक पिस्टल से अतीक और अशरफ को मार देते हैं। तब जब वहां हथियारबंद पुलिस मौजूद थी और खबरों के अनुसार पुलिस गोली तक नहीं चलाती। यह घटना हुई है या होने दिया गया है, इस प्रश्न के साथ
इस पर तो सोचिए कि इन अपराधियों के जो डिटेल आए हैं उससे तो यही लगता है कि ये तीनों बहुत मामूली किस्म के अपराधी रहे हैं, या फिर अभी पुलिस इनके बारे में बहुत डिटेल पता नहीं लगा सकी है। याद रखिए, इनके पास जो पिस्टल है उसकी कीमत 5 से 7 लाख बताई जा रही है, जबकि ये तीनों गरीब घर के बताए जा रहे हैं। तो क्या कोई मास्टरमाइंड नहीं रहा होगा? सोचते रहिए, सोचा भी कीजिए। क्या यह बात इतनी हल्की है कि इसे छोड़कर अतीक की कहानी बताई जा रही है? बताई जानी चाहिए। उसके दुर्दांत आपराधिक इतिहास से कौन इनकार कर रहा है? मगर यहां सवाल तो दूसरा है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों को लाइव कैमरे पर गोली मार दी जाती है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर यूपी की कानून व्यवस्था गर्व कर सकती है? यही वो कॉलविन अस्पताल है जहां अतीक और अशरफ की रात में हत्या हुई। इस जगह के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है उसे पढ़िए। दीप्तिमान लिखते हैं कि चौक से 29 सर्किल बनाए गए हैं जहां गोलियां गिरी हुई थी। हत्या जहां हुई वहां से मात्र 13 कदम चलकर अस्पताल के भीतर दाखिल हुआ जा सकता था। शनिवार रात 10 बजे धूमनगंज थाने से अस्पताल इन्हें लाया गया। पुलिस की 2 गाड़ियां थीं, किसी रिपोर्ट में 3 गाड़ियों का जिक्र है। साथ में 20 पुलिस वाले चल रहे थे। अस्पताल के परिसर में पार्किंग की काफी जगह थी, फिर भी गाड़ी गेट के बाहर रोक दी गई। अतीक और अशरफ को यहीं उतारा गया और पैदल ले जाया जाने लगा। जैसा कि एक दिन पहले के इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए और एक्सप्रेस की रिपोर्ट को साथ पढ़ते हुए कई चीजें नजर आती हैं। दीप्तिमान लिखते हैं कि मीडिया को पता था कि अतीक और अशरफ को पुलिस अस्पताल ले जा रही है। थाने से ही पीछा कर रहे थे, मगर पुलिस ने इंटरव्यू करने नहीं दिया। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद 2 कदम ही चले थे कि मीडिया ने दोनों को घेर लिया। पहले दोनों ने बात नहीं की, मगर उसके बाद माइक की तरफ मुड़ गए। जवाब अभी निकलता उससे पहले गोलियां निकल गईं। लवलेश तिवारी ने फायर कर दिया। कासगंज का अरुण मौर्य, हमीरपुर का सन्नी भी साथ में गोली चला रहा था। पत्रकार भागने लग गए और अपराधी गोलियां चलाते रहे। 1 मिनट से भी कम समय में सब हो गया। दीप्तिमान की इस रिपोर्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया कैसे अतीक और अशरफ के करीब पहुंच जाता है, साथ साथ अपराधी भी। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर जो छपा है उसे गौर कीजिए। इसमें गिरफ्तार लड़कों का बयान है कि हत्या के 1 दिन पहले अस्पताल की रेकी की थी, मुआयना किया था। मगर उसी जागरण की एक और खबर में यह छपा है कि अस्पताल के डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि अतीक को लाया जा रहा है। यह बात कई और जगहों पर छपी है। तब इन्होंने अस्पताल का मुआयना किस जानकारी के आधार पर किया होगा? डॉक्टर को ही पता नहीं है, इन तीनों को कैसे पता हो गया? क्योंकि इन्हें पहचान और पैसा कमाना था, हद ही है। मीडिया में छपा है कि फर्जी पहचान पत्र बना लिया, मगर क्या अस्पताल में मीडिया का जो भी गया उनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा था? किसने चेक किया? लोकल पत्रकारों को पता होता है कि साथ में कौन खड़ा है। 3 लोग एकदम से नए हों, किसी ने तो नोटिस किया ही होगा। अब आप धूमनगंज थाने का यह वीडियो देखिए। यह भी घटना से पहले का है। अतीक अहमद को यहां पूछताछ के लिए लाया गया। यहां पर मीडिया को थाने से बहुत दूर रोक दिया गया। जैसा कि आप बैरिकेड को देख रहे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग इस बैरिकेड के पीछे से हो रही है। अगर मीडिया को करीब आने दिया गया होता तो पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए और थाने में आते जाते अतीक अहमद का वीडियो भी मिल जाता। अतीक अहमद की तस्वीर मिली या नहीं इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, मगर यह एक वीडियो बता रहा है कि उस दिन मीडिया को निश्चित दूरी रखने का कोई निर्देश जरूर रहा होगा। तभी यहां पर सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या अतीक और अशरफ को पहले कभी मीडिया से इस तरह मिलने दिया गया या मीडिया को दोनों के करीब आने दिया गया? जिस तरह से हत्या के समय मीडिया के करीब इन दोनों को जाने दिया गया या मीडिया इनके नजदीक पहुंच गया? यह वीडियो भी हत्या से 1 दिन पहले का है, जब अतीक अहमद को फतेहपुर कौशांबी के लिए ले जाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा मजबूत है और पुलिस की कई गाड़ियां हैं। हत्या वाले दिन जब पुलिस की गाड़ी से ले जाया गया तो गाड़ियों की संख्या कितनी थी, पुलिस बल कितने थे और फतेहपुर ले जाए जाते समय कितने पुलिस वाले थे, यह सब जांच का विषय है। अमर उजाला में अनूप ओझा की रिपोर्ट की हेडिंग देखिए। हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा।
रिपोर्ट में अनूप लिखते हैं कि पुलिस की तरफ से हर कदम पर चूक हुई है। रिमांड के दौरान जहां माफिया और उसके भाई के वकील को भी 100 मीटर दूर रहने की इजाजत कोर्ट ने दी थी, वहां मेडिकल मुआयने से पहले अस्पताल के गेट पर मीडिया कर्मियों को सवाल करने की छूट कैसे दी गई, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। अनूप ओझा ने लिखा है कि जिस माफिया अतीक की पेशी के दौरान सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जा रहे थे, जेल से बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में लाया जाता था, उसे 2 दिन से धूमनगंज पुलिस थाने की साधारण जीप में लेकर घूमती रही। अनूप आगे लिखते हैं कि इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त असलहों की बरामदगी के लिए कसारी मसारी के जंगल में भी पुलिस अतीक अशरफ को लेकर जीप से ही टहलती देखी गई। इस दौरान एक ही हथकड़ी की चेन में दोनों भाइयों के हाथ बांधकर घुमाया जाता रहा। 3 दिनों से लगातार रात को पुलिस चिकित्सकीय परीक्षण के लिए लेकर अतीक अशरफ को पहुंचती रही। ऐसे में बार बार चिकित्सकीय परीक्षण कराने की वजहों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य का कहना था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जबकि अस्पताल के गेट पर शूट आउट से चंद सेकंड पहले तक अतीक सहज तरीके से बात करता नजर आ रहा था। अशरफ ने भी स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की दिक्कत का जिक्र नहीं किया था, यानी ऐसी नौबत नहीं थी कि दोनों भाइयों को लेकर अस्पताल जाया जाए। इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि हत्या वाले दिन अतीक और अशरफ की गाड़ी अस्पताल के गेट पर रोक दी गई और वहीं उतारा गया, जबकि पार्किंग की कोई कमी नहीं थी। रात में पार्किंग की जगह काफी होती है किसी भी अस्पताल में। अमर उजाला के अनूप ओझा ने भी लिखा है कि सबसे अहम सवाल यह है कि चिकित्सकीय परीक्षण के लिए कॉलविन अस्पताल में गेट के भीतर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष तक गाड़ी आ सकती थी, लेकिन सड़क पर बाहर ही दोनों को उतार दिया गया। वहां से उन्हें जब पैदल अस्पताल परिसर में लाया जा रहा था, तब उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी गिनती के ही थे। यह सब लिखा है। इतना ही या इस तरह की लापरवाही तब बरती जा रही थी जब 2 दिन पहले ही सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद अतीक और अशरफ पर भीड़ के बीच से हमले की कोशिश की गई थी। 12 अप्रैल को जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था, तब शिवपुरी में मीडिया ने पूछा था कि क्या कोई डर है आपको। तब अतीक अहमद ने कहा था कि आप लोग यानी मीडिया वाले हैं तो डर नहीं। और कथित रूप से 3 लोग मीडिया वाला ही बनकर आते हैं, अतीक और अशरफ की हत्या कर देता है। तो बड़ा ही दुखद घटना है साहब, सोच लीजिए। भाई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। हमने आज का वीडियो अलग अलग अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया है, ताकि हम तमाम सवालों के पीछे के आधार को ढूंढ सकें, आपको दिखा सकें। जाहिर है पुलिस की लापरवाही का मामला हर रिपोर्ट में कहीं खुलकर तो कहीं साफ साफ लिखा गया है। अब यह लापरवाही संयोग की वजह से थी या इसके पीछे कोई था, यानी मास्टरमाइंड, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। सफेद पोशों का नाम लेना बना अतीक अशरफ के लिए काल, यह हेडिंग अमर उजाला की है। इसमें लिखा है कि रिमांड पर लिए जाने के बाद अतीक ने बड़े लोगों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। इससे कई रसूखदारों की नींव हिलनी शुरू हो गई। माफिया से रिश्ते की आंच कुछ मंत्रियों, नेताओं और अफसरों तक पहुंचने की आशंका थी। अमर उजाला की इस रिपोर्ट में रिपोर्टर का नाम नहीं है, लेकिन अगर माफिया ने मंत्री और बड़े लोगों के नाम लिए हैं तो यह खबर भीतर के पन्ने पर क्यों है? बेशक अमर उजाला ने बड़ा करके छापा है, लेकिन क्या आप गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों पर इस सवाल को लेकर एंकरों को चीखते हुए देख सुन पा रहे हैं कि माफिया अतीक ने किस मंत्री का नाम लिया, किस अफसर का नाम लिया, किस बिजनेसमैन का नाम लिया? अमर उजाला की खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते, हम वही बता रहे हैं जो अखबार में छप चुका है। अगर आप हत्या के मास्टरमाइंड के बारे में सोच रहे हैं तो इस बारे में भी सोचते रहिए कि क्या सफेद पोशों ने खुद को बचाने के लिए अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए।
जो भी धर्म की आड़ में इस हत्या के समर्थन में लिख रहे हैं, किसी भी तरह से जाने अनजाने में हो सकता है, वो भी इन सफेद पोशों को कवर दे रहे हैं, यानी बचा रहे हैं। अमर उजाला आगे लिखता है कि 14 अप्रैल को रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कई बड़े बिल्डरों, राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले होटल कारोबारियों के अलावा, कार शोरूम मालिक के अलावा कुछ अफसरों और नेताओं के नाम भी अतीक ने गिनाए थे। इसमें शहर के सबसे बड़े बिल्डर विनायक ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल, पूर्वांचल भर में बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चलाने वाले नामचीन बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम, कार शोरूम चलाने वाले अमित भार्गव, बिल्डर अमित गोयल समेत 45 से भी बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। ईडी इससे पहले अतीक के 15 करीबियों के ठिकाने पर छापे मारकर कई रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले चुकी है। ऐसे में अतीक अशरफ को ईडी की रिमांड पर लिए जाने को लेकर रसूखदारों की मुसीबत बढ़ने वाली थी। अमर उजाला ने लोगों के नाम लेते हुए कथित शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है, सीधा नाम लिख दिया है कि अमित भार्गव, अमित गोयल, संजीव अग्रवाल, मोहम्मद मुस्लिम, खालिद जफर के नाम अतीक अशरफ ने लिए। हम अपनी तरफ से इन नामों पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सकते, मगर अमर उजाला ने ऐसा ही छापा है। इतनी बड़ी हत्या यूं ही नहीं हो जाती, ये हमारा सवाल जरूर है। मास्टरमाइंड कौन था, कौन कौन था? क्या इस हत्या से कई लोग बच गए? अब वो सच कभी सामने नहीं आएगा। तब आप एक और सवाल कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि माफिया मारा गया, लेकिन उसका तंत्र अगर बच गया तब माफिया कैसे मारा गया? माफिया को बनाने वालों को कहीं बचा तो नहीं लिया गया, या इस तंत्र ने खुद को बचाने के लिए माफिया को रास्ते से हटा तो नहीं दिया? यह खबर पिछले शुक्रवार को दैनिक जागरण में छपी थी। इसकी हेडिंग है, माफिया के करीबी बिल्डर संजीव के घर पर 2.5 करोड़ के जेवरात और लैपटॉप जब्त। जागरण ने लिखा है कि माफिया अतीक के करीबी और शहर के नामी बिल्डर विनायक सिटी सेंटर के मालिक संजीव अग्रवाल के आलीशान आवास से करीब 2.5 करोड़ रुपए के जेवरात, कई लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अमित दीप मोटर्स के मालिक दीपक भार्गव के घर से भी लाखों रुपए के जेवरात जब्त हुए हैं। लेखपाल सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। अखबार लिखता है कि ये लोग अतीक के काले धन को कथित रूप से सफेद करते थे। जाति और धर्म के आधार पर माफिया को बचाने या टारगेट करने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए, अपराध की दुनिया की जात एक ही होती है, अपराध और केवल अपराध। मीडिया रिपोर्ट में अतीक अहमद के करीबियों में दीपक भार्गव भी हैं, सीताराम शुक्ला भी हैं और संजीव अग्रवाल भी। अमर उजाला और दैनिक जागरण में छपी खबरों के आधार पर ही हमने आपको पढ़कर बताया। अतीक के साथ इनके कारोबारी रिश्ते क्या हैं, कितने गहरे हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अगर जांच में आपको यकीन है तो आप इस उम्मीद में थोड़ा तो टाइम खराब कर ही सकते हैं कि यह सब सामने आ जाएगा। हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। जागरण के आलोक मिश्रा की यह रिपोर्ट, हेडिंग है, कहीं किसी के हथियार तो नहीं बने तीनों शूटर। आलोक मिश्रा ने लिखा है कि पहचान और दबदबे वाली बात आसानी से गले नहीं उतरती है। हत्या में शामिल आरोपित मोहित, लवलेश, अरुण अभी जुर्म की दुनिया का ककहरा ही पढ़ रहे थे। वे तुर्की की 2 अत्याधुनिक पिस्टल व चोरी की बाइक का बंदोबस्त कैसे कर पाए? तीनों प्रयागराज किसके बलबूते पहुंचे और आसानी से मीडिया कर्मी के बीच भी जा पहुंचे? यह इतना आसान नहीं जितना बयान हो रहा है। इसी अखबार में संजीव अग्रवाल से लेकर सीताराम शुक्ला का नाम छपा है। अब आलोक अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि अतीक ने लश्कर तैयबा और आईएसआई से हथियार खरीदने की बात स्वीकार की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कई बड़े भी बेनकाब होने वाले थे? शूटर मोहित के संबंध यूपी के कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह से जुड़े होने की बात भी किसी और कहानी की ओर इशारा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम से जुड़ा कोई अतीक का मुंह खोलना बर्दाश्त नहीं कर सकता था? इन सवालों से लैस होकर इस हत्याकांड को देखिए तो पता चलेगा कि मामला धर्म का नहीं है। धर्म के नाम पर इसे सही बताने वाले एक गलती जानबूझकर कर रहे हैं। हिंदी प्रदेश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसे भावी अपराधियों को इशारा कर रहे हैं कि हत्या तुम करो, हत्यारा तुम बनो, जन समर्थन हम जुटा देंगे। लेकिन ऐसे युवकों को यह खेल समझ लेना चाहिए कि जन समर्थन से कानून नहीं बदलता है, राजनीति इस्तेमाल कर छोड़ देती है। तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब आते हैं बंदूक की थ्योरी पर। अखबारों में इस पिस्टल के बारे में क्या क्या छपा है जिससे हत्या हुई है।
तुर्की की पिस्टल है, इसकी कीमत 5 से 7 लाख बताई जा रही है। कहां से यह पिस्टल आई, किसने दिया, इस पर देखते हैं क्या क्या छपा है। जागरण में छपा है कि इन्हें गुस्सा आया क्योंकि अतीक के आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन थे, मगर उसी जागरण में छपा है कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल पाकिस्तान से आई। लगाइए, अगर दिमाग है तो उसे काम पर लगाइए, वीडियो पूरा देखिए। दैनिक जागरण में छपा है कि सुंदर भाटी के इशारे पर अतीक के हत्यारों तक पहुंची जिगाना पिस्टल। हमीरपुर जेल में हुई थी मुलाकात। यह पिस्टल पाकिस्तान के रास्ते आई है। जागरण ने यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी है। सूत्रों ने दावा किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुंदर भाटी के इशारे पर अतीक अहमद के हत्यारों तक जिगाना पिस्टल पहुंची। इस पिस्टल का प्रयोग पंजाब में हुई गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी किया गया था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सुंदर भाटी की अतीक से क्या दुश्मनी चल रही थी। कितनी कहानियां हैं। यूपी की जेलों में बंद कोई अपराधी इस तरह की पिस्टल की सप्लाई कर सकता है, इसका जवाब योगी जी से मांगा जाना चाहिए। फिर लवलेश, मोहित और अरुण के बारे में जितनी भी रिपोर्ट छपी है, उससे लगता है कि अपराधी बड़े रसूखदार नहीं है। लगता है इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा भी कहीं नहीं छपा है। 18 से 23 साल की उम्र है, अपराधी हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि है, मगर उनके पास ऐसा हथियार और महंगा हथियार कैसे आया? आसमान से आ गया या किसी मास्टरमाइंड ने पहुंचा दिया? भारत में इस पिस्टल पर प्रतिबंध है। कमाल है, दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। अब छापा जा रहा है कि पाकिस्तान से अवैध हथियार आए जा रहे हैं इतनी आसानी से। हमने बस यही किया है, अखबारों में छपी खबरों को आपके सामने रख दिया है। कई बातें साफ हो जा रही हैं, देखिए तो। अमर उजाला ने लिखा है कि इसी पिस्टल से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को भी मारा गया। अखबार ने लिखा है कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों हमलावर अलग अलग जिलों से आए। तीनों 48 घंटे से प्रयागराज में एक होटल में कमरा लेकर रुके। अलग अलग जिलों से आकर इन लोगों ने 48 घंटे में इतनी सटीक प्लानिंग कर ली। बाइक और बंदूक को लेकर जो रिपोर्टें छपी हैं, उससे लगता नहीं कि सब कुछ 48 घंटे में हुआ है। या फिर यह भी हो सकता है कि प्लानिंग कोई और कर रहा था, बाद में इन्हें अंजाम देने के काम में लगा दिया गया होगा। तब वो कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? मामला इतना साधारण है नहीं। मीडिया का फर्जी कार्ड, बाइक, माइक, कैमरा, अस्पताल का मुआयना, 7 लाख की पिस्टल, गोली चलाने वाला एकदम सधा हुआ गोली चलाता दिखता है। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए जो हमने तैयार किया है, तो पता चलेगा कि हत्या के पीछे का मकसद केवल पहचान और पैसा कमाना नहीं हो सकता है, वो भी उस पुलिस के सामने जाकर हत्या करने से जिसके एनकाउंटर का बचाव गोदी मीडिया और सरकार के मंत्री तक करते हैं। इन अपराधियों को इतना तो पता होगा कि एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर ये नाम और पैसा कमाने के लिए ये काम क्यों करने जाएंगे? इस पर यकीन वही कर सकता है जो प्रोपेगेंडा को सच मानता है। खबरें छप रही हैं कि तीनों बड़ा माफिया बनना चाहते थे, वो भी यूपी में, जहां माफिया राज को साफ कर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन करते हैं। उस यूपी में ये माफिया बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस की साख दांव पर लग गई है। हजारों एनकाउंटर को लेकर भी उसकी साख पर सवाल उठे हैं, मगर उससे वो बहुत चिंतित है ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह से इसे कामयाबी बता सकते हैं? जिस तरह से उनके मंत्री कह रहे हैं कि आसमानी फैसला है, किसी को भी दिख रहा है कि हत्या जमीन पर हुई है, इसके तार जमीन पर ही बिखरे पड़े हैं। सवाल है कि क्या 2 महीने बाद न्यायिक आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा तब क्या निकल कर आएगा? केवल सिपाहियों को बर्खास्त किया जाएगा या लापरवाही की जवाबदेही ऊपर तक भी तय होगी? अतीक और अशरफ को मारना माफिया का अंत हो सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने वाला भी माफिया ही रहा होगा, चाहे वो पुराना माफिया हो या कोई नया बनने वाला हो। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी में कोई इस हत्याकांड का किसी भी तरह से समर्थन कर रहा हो तो उसे मेरा वीडियो दिखा दीजिए, निश्चित ही आपको ग्रुप से निकाल देगा और कम से कम आपका जीवन आसान हो जाएगा। आप झूठ और फरेब के तर्कों से बच जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।